हेलो एवरीवन। बीए बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशंस और कल हमने इसका एक ही क्वेश्चन किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल इफ ईच वर्ड इज टू स्टार्ट। अब देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर हमारे पास जो दिए हैं डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स दिए हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल वर्ड है। तो ट्रायंगल वर्ड में लेटर्स कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8, 8 लेटर्स हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स, हमें 8 डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स, डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स मतलब कि हमें इसके लेटर्स को यूज करना है और इनके लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो वो बताने हैं कितने बनेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, हमें इसका नंबर बताना है कितने ऐसे बन सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट जो पार्ट दिया है बिगिन विद टी। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है इन्होंने कि हमें जो वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, पहली बात तो कि जो वर्ड्स बनाने हैं वो 8 लेटर के होने चाहिए, 8 लेटर के होंगे। और ये बोला गया कि बिगिन विद टी, कि वो टी से स्टार्ट होने चाहिए। अब देखो हमारे पास 8 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं हमने, तो मैं यहाँ पर 8 प्लेसेस रख देता हूँ, 6 7 और 8। ये मेरे पास 8 प्लेसेस है। अब 8 प्लेसेस में हमें पता है कि बिगिन विद टी, कि ये टी से स्टार्ट होने चाहिए। जब टी से स्टार्ट होंगे इसका मतलब ये है कि ये प्लेस तो फिक्स हो चुका है। अब अगर ये प्लेस फिक्स हो चुका है तो बाकी लेटर्स कितने बचे हैं? 7 लेटर्स बचे। तो ये वाला प्लेस कितनी वेज में फिल होगा? 7 वेज में। उसके बाद ये 6 वेज में, ये 5 वेज में, 4 3 2 1। अब ये मैंने कैसे लिखा ये आप लास्ट वीडियो देख लो, वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें कितने वेज हो सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 5040। अब मान लो इसके हमने परम्यूटेशन की फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो परम्यूटेशन की फॉर्म में कैसे आएगा कि मेरे पास देखो एक लेटर तो फिक्स है, ये फिक्स हो चुका है, बचे मेरे पास 7 प्लेस। तो मुझे 7 प्लेसेस को फिल करना है, टेकन 7 एट ए टाइम। ठीक है, परम्यूटेशन निकालनी है इन 7 प्लेसेस की, टेकन 7 एट ए टाइम। कि मेरे पास देखो टी तो मेरे पास फिक्स है, मेरे पास टोटल 8 लेटर्स थे, उनमें से एक टी फिक्स है और बाकी बचे 7 लेटर्स, उनको मुझे इन 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है। उन 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए परम्यूटेशन हम ऐसे लगाएंगे, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये था मेरे पास। तो इसमें आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल, और मैंने आपको कल ही बताया था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो मेरे पास आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल आपको पता है कि इसके मल्टीप्लाई के बराबर ही होता है। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि एंड विद ई। हमें ऐसे 8 लेटर वर्ड बनाने हैं जो ई से एंड करे। बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही है। इसमें क्या कि हमारे पास 8 प्लेसेस है, सिर्फ इसमें चेंज क्या है कि एंड करेगा ई से। ई से एंड होना चाहिए बस। अब जब ये ई से एंड करेगा तो उसके लिए मतलब कि लास्ट प्लेस हमारे पास फिक्स है। जब लास्ट प्लेस फिक्स हो चुका है इसका मतलब जो स्टार्टिंग के 7 प्लेसेस है इनको हम कितनी वेज में फिल कर सकते हैं? इसका भी आंसर सेम आएगा, 7p7, कि मुझे 7 प्लेसेस फिल करने हैं, टेकन 7 एट ए टाइम, कि एक ही बारे में मुझे 7 लेटर्स को अरेंज करना है 7 डिफरेंट प्लेसेस पर। तो 7p7 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी आंसर मेरे पास 7 फैक्टोरियल ही आएगा। और 7 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 5040। इजी था, समझ आ गया होगा आपको। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, तो दोनों को इन्होंने इकट्ठे कर दिया है। बिगिन होना चाहिए टी से एंड एंड होना चाहिए ई पर। सिंपल है क्वेश्चन ये भी। इसमें क्या है कि 8 प्लेसेस, 4 5 6 7 8, ये 8 प्लेसेस हैं। बिगिन होना चाहिए टी से और एंड होना चाहिए ई से। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस फिल हो चुके हैं प्रॉपरली। ठीक है, हमारे पास 2 प्लेसेस फिल्ड है। यहाँ पर जब 2 प्लेसेस फिल्ड है तो हमारे पास प्लेसेस खाली कितने बचे? 6 प्लेसेस खाली बचे।
इन 6 प्लेसेस में हमें कितने लेटर्स प्लेस करने हैं, मुझे परम्यूटेशन निकालनी है 6 प्लेसेस की। टेकन, कितने लेटर बचेंगे हमारे पास, इन 8 लेटर्स में से 2 लेटर तो फिक्स हो चुके हैं, बचे हमारे पास 6 लेटर्स। उन 6 लेटर्स को मुझे 6 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो 6 पे 6 आएगा आंसर। और इसको जब सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल को, तो आंसर आएगा 720। तो ये मेरे पास आया थर्ड पार्ट का आंसर। Example है, find the number of 8 different 8-letter words formed from the letters of the word triangle if each word is to have vowels occupying odd places। देखो हमें नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, मतलब जो मुझे वर्ड्स बनाने हैं ना वो 8 लेटर से बन के मतलब बनने चाहिए, उनमें 8 लेटर्स होने चाहिए, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं मुझे। फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, अब कहते हैं कौन से वर्ड से आपको वो लेटर निकालने हैं, वो है ट्राइंगल। मेरे पास कोई ट्राइंगल वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनको यूज करके मैंने कुछ नए 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं और उनका नंबर निकालना है कि कितने बना सकते हैं हम। ठीक है, इफ अब हमारे पास कंडीशन भी देंगे कुछ, तो कंडीशन क्या होगी, इफ ईच वर्ड इज टू हैव वॉवल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तभी कहते हैं कि तुम जितने भी वर्ड बनाओ, पहले तो 8 लेटर वर्ड्स है, 6, 7 एंड 8। पहली बात तो 8 लेटर वर्ड होना चाहिए। दूसरी अब कंडीशन क्या दी है कि ईच वर्ड इज टू हैव वॉवल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, कहते हैं कि हर ऑड प्लेस पे वॉवल्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले प्लेस लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 प्लेसेस हो गए। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि हर ऑड प्लेस पे एक एक वॉवल होना चाहिए। तो देखो ऑड प्लेसेस है कौन से, ये मेरे पास ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस और ऑड प्लेस। मेरे पास 4 ऑड प्लेसेस है, इन 4 ऑड प्लेसेस पर वॉवल्स आने चाहिए। तो पहले देखो कि मेरे पास जो मेन वर्ड है जहाँ से मुझे लेटर्स निकालने हैं, उसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो उसमें एक आई वॉवल है, ए वॉवल है और एक ई वॉवल है। 3 वॉवल्स है मेरे पास, 3 वॉवल्स है और स्पेस है 4 जगह है, 3 वॉवल्स है। अब हमारे पास इसको रखने के कितने वेज होंगे, देखो हमें 3 वॉवल्स रखने हैं 4 जगह पर, तो इसके काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं। हो सकता है ये आई यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, इन 4 में से कहीं पर भी आ सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे 3 vowels कैन बी अरेंज्ड इन। अब कितनी वेज में रख सकते हैं, देखो हमें प्लेसेस फिल करने हैं 4, प्लेसेस हैं 4 और टेकन कितने टेक कर रहे हैं हम, 3 वॉवल्स, टेकन 3 एट ए टाइम, तो 4p3 आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा वेज, कि हम जो अरेंजमेंट कर सकते हैं वॉवल्स का ऑड प्लेसेस पर, उसके वेज होंगे 4p3। ठीक है, 4p3 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब नाउ उसके बाद कॉन्सोनेंट्स की बारी आती है, बाकी बचेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो कितनी, मतलब कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं उसको, कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन। अब एक चीज देखो, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, इसके लिए हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, प्लेस बचेंगे हमारे पास 1 2 3 4 प्लेसेस ये हो गए। जब हम देखो वॉवल्स के प्लेस है 4, लेकिन वॉवल्स तो सिर्फ 3 ही है, मतलब कि कुछ भी कर लो वॉवल्स तो 3 जगह ही घेरेंगे, 3 जगह ही लेंगे वो। वॉवल्स का एक प्लेस खाली रहेगा, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी एक प्लेस खाली रह सकता है। तो उसके प्लेस पर कौन आएगा, कॉन्सोनेंट ही आएगा। तो मतलब कॉन्सोनेंट के पास है 5 प्लेसेस, तो 5 प्लेसेस पे हम कॉन्सोनेंट्स को कैसे रख सकते हैं, हमारे पास कितने वेज है, 5 फैक्टोरियल वेज है। ठीक है, ऑब्वियसली यही बात है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं कि मेरे पास 5 प्लेसेस है, टेकन 5 कॉन्सोनेंट्स एट ए टाइम, तो उसका आंसर भी 5 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे, टोटल बेस इन विच 8 लेटर वर्ड्स can be formed if vowels occupy odd places is equal to, टोटल बेस कितनी हो जाएंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 4p3 का आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल।
ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला। और यहाँ पर आएगा 5 फैक्टोरियल। उसके बाद 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है? 4 3 12 24, ठीक है 24 आएगा। और 5 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 120। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2880। तो इसका आंसर ऐसे आएगा। आई होप समझ आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 एंड 8 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ए नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से समझ लो। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आता तो आप उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में ब्रेक करके रीड करो। जैसे हाउ मेनी ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000, कहते हैं हम कितने कितने हम ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000 बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स को यूज करना है 2 3 4 5 एंड 8, सिर्फ इन्हीं को यूज करके बनाना है हमने 80,000 से बड़ा नंबर। इफ ईच डिजिट इज यूज ओनली वंस इन नंबर, मतलब कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है कि एक बारी में हमें एक ही डिजिट यूज करना है। तो ऐसे है मेरे पास, हम देखो 80,000 से बड़ा नंबर बनाना है। ये मेरे पास 80,000, इससे बड़ा नंबर बनना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात ये है कि 80,000 से बड़ा नंबर जब बनेगा तो हमारा जो नंबर है 8 से ही स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया कि 8 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर मैं 2 3 4 5 से स्टार्ट करूँ नंबर को तो वो 80,000 से तो कम ही जाएगा। ठीक है, अब 80,000 से अबव करना है तो हमें फर्स्ट प्लेस पर 8 फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ नंबर इज टू बी greater than 80,000 then it must start with 8, therefore 8 is fixed at फर्स्ट प्लेस। तो हमने 8 को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पर। अब बचे हमारे पास 4 प्लेसेस बचे हमारे पास। अब एक चीज और ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर हमने ऐसी कोई नंबर बता दिए उसके बाद तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक चेंज और है। वो टर्न कहाँ पर है कि ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर्स होने चाहिए। अब ऑड नंबर्स की पहचान क्या होती है? जो 2 के टेबल पर नंबर नहीं जाते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसको ऑड बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ फिक्स करना होगा। अब डिजिट्स हमारे पास है 2 3 4 5 एंड 8। तो इसमें से हम कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं ताकि ये ऑड नंबर बन जाए? हम इसमें से 3 और 5 यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लास्ट प्लेस है यहाँ पर या तो 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। अगर 3 आएगा तो भी ऑड नंबर बनेगा, अगर 5 आएगा तो भी ऑड नंबर बनेगा। इसका मतलब लास्ट प्लेस जो हम फिल कर सकते हैं 2 वेज में फिल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने बता दिया कि फर्स्ट प्लेस तो एक ही वे में फिल होगा, लास्ट प्लेस सिर्फ 2 वेज में फिल होगा। तो बचे हमारे पास बीच के 3 प्लेस। अब इन 3 प्लेसेस पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहले बात देखो कि 3 और 5, इन 3 और 5 में से कुछ भी वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब नंबर तो यहाँ पर एक ही आएगा, या तो 3 आएगा या 5 आएगा। तो नंबर तो एक ही फिक्स होगा यहाँ पर। मान लो कि 5 आ चुका है यहाँ पर, तो दो नंबर्स फिक्स हो चुके हैं। बचे 3 प्लेसेस, इन 3 प्लेसेस पर बाकी के 3 नंबर आ जाएंगे। मतलब ये जो बीच वाले 3 प्लेसेस है ये 3 वेज में फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे रिमेनिंग 3 places can be filled in 3 ways, therefore 3p3 या 3 फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात है। और 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है? 6। ठीक है, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 6। देन उसके बाद हम सेम क्वेश्चन से लाइन उठा लेंगे। देन नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले हम इसका आंसर निकाल देते हैं। फर्स्ट प्लेस 1 वे में, उसके बाद 2 वेज में, फिर 6 वेज में, फिर हमारे पास आंसर आएगा 12 वेज। कि हमारे पास 12 ऐसी वेज हैं जिसमें हम 8 मतलब कि 80,000 से ऊपर नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 12 वेज। इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी बंद कर सकते हो कि देयर आर 12 वेज।
नहीं तो आप क्वेश्चन से लाइन उठाओ, सेम टू सेम ऐसी लाइन लिखो और लास्ट में आंसर लिख दो कि 12 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड परम्यूटेशन यहीं पर खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम when p of them are alike and are of one kind and q of them are alike or and of second kind and others being different। अब इसमें देखो हमें परम्यूटेशन निकालनी है n थिंग्स की, मतलब मेरे पास n थिंग्स है और अब सबको एक ही बारी में सभी थिंग्स को साथ में ले रहे हैं। ठीक है, n मान लो लेटर्स है ना, तो अगर हम कोई वर्ड बना रहे हैं तो हम n लेटर्स को यूज करके ही वर्ड बना रहे हैं। टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन p ऑफ देम आर अलाइक, जब उसमें से देखो n थिंग्स है मेरे पास, ठीक है, हमें कोई फिक्स नंबर नहीं पता है लेकिन ये पता है कि n थिंग्स है, उसमें से p थिंग्स जो है वो अलाइक है। मान लो कि हमारे पास a की फॉर्म में है, ठीक है, सभी a की फॉर्म में है और वो p ऑफ देम है। ठीक है, p ऐसा लगा लो कि हमने नंबर गिन लिया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स अलाइक हैं और उनको हमने एक नाम दी थी कि p टर्म्स है। p टर्म्स आर ऑफ a टाइप। ठीक है, तो मैंने बोला जो p नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो a टाइप की है। उसके बाद कुछ टर्म्स और हैं जो b टाइप की हैं, तो मैंने बोला q टर्म्स आर ऑफ b टाइप। तो ऐसे मेरे पास देखो p ऑफ देम अलाइक है, ये भी अलाइक है मतलब एक ही जैसे है, और ये भी अलाइक है मतलब एक जैसे है। तो हमें परम्यूटेशन निकालनी है एंड डिफरेंट थिंग्स की जब हम सभी एक साथ ले लें। ठीक है, तो अभी एक चीज देखो, हमें परम्यूटेशन का भी आंसर तो पता नहीं है तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x बी द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन। ठीक है, हमने x की तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन बोल दी है। अब एक चीज नोट करो, p टर्म्स आर ऑफ a टाइप। p टर्म्स जो a टाइप की हैं हम उसमें जो है ना रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस p टर्म्स बाय a1 a2 a3 डैश 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 ap। ठीक है, p टर्म्स है वो, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया जितने भी p टर्म्स है जहाँ पे a और a आ रहा है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया a1 a2 a3 और ap तक। तो ये p टर्म्स होगी। अब इनको मान लो कि हमारे पास परम्यूटेशन x थी, अब इन x परम्यूटेशन में से कोई भी एक परम्यूटेशन निकाल लेता हूँ मैं। अब उन परम्यूटेशन में इसको अप्लाई कर रहा हूँ। पहले क्या था, जैसे मान लो ये परम्यूटेशन फर्स्ट है, ठीक है, मैंने इसी को ले लिया, तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी a है मैं वहाँ पर ये वाले जो नंबर्स है ना, ये वाले a1 a2 a3 ap, ये सारे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर। तो जब हम इसकी रिप्लेस करेंगे तो ये जो प्लेसेस हैं कितनी वेज में फिल हो सकती हैं, जितने यहाँ लेटर्स हैं उतने ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि p वेज में हम इसको भर सकते हैं। तो मैंने बोला कि p फैक्टोरियल वेज, तो इट कैन बी फिल्ड अप इन p फैक्टोरियल वेज। अब ये तो मैंने बात की थी एक परम्यूटेशन की, लेकिन परम्यूटेशन टोटल कितनी है, x परम्यूटेशन है, तो अगर मैं सभी में अप्लाई कर दूं उसको तो क्या आएगा, x इंटू p फैक्टोरियल वेज। तो ये तो है वन वे की बात कि p टर्म्स के बारे में बात की। अब सिमिलरली यही सब कुछ अगर मैं q के साथ लगा दूं कि हमारे पास q टर्म्स जो है वो b टाइप की है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस q टर्म्स बाय b1 b2 b3 डैश 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 bq। ठीक है, तो इतनी वेज में हमने जो है ये वाले टर्म्स को सबको रिप्लेस कर दिया है। जहां जहां पर b था वहां पर मैंने b1 b2 b3 bq तक के नंबर्स रिप्लेस कर दिए हैं। अब वो कितनी वेज में फिल होंगे, वो ऑब्वियसली बात है कि q फैक्टोरियल वेज में फिल होंगे। ठीक है, q फैक्टोरियल वेज में फिल होंगे अगर मैंने इनमें से एक परम्यूटेशन ले ली, मान लो ये वाली ले ली। ठीक है, अब एक परम्यूटेशन की बात थी, अगर मैं इस सारी परम्यूटेशंस में इसको अप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा, तो x इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। तो ये ओवरऑल मेरे पास परम्यूटेशन आ गई है अगर मैं सभी लेटर्स ले लूँ और जिसमें कि क्यू टर्म्स अलाइक होंगे और क्यू टर्म्स अलाइक होंगे, पी और क्यू दोनों टर्म्स अलाइक होंगी आप अपने अपने एंड पर, और मेरे पास ये वाला आंसर आता है। अब प्लस एक चीज और है, अब इसका फॉर्मूला हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं वो देखो, क्योंकि मैंने n टर्म्स ली थी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं
परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स की परम्यूटेशन निकाल रहे हैं, और एक बारी में हम कितनी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब n थिंग्स की परम्यूटेशन निकालनी है टेकन n एट ए टाइम, तो आंसर आएगा इसका n फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी ओवरऑल आंसर था और ये भी ओवरऑल सबका आंसर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर देते हैं, x इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल, तो ये इक्वल आ जाएगा n फैक्टोरियल के। ये आया मेरे पास। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या थी, x थी, तो मुझे x का आंसर निकालना होगा, तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर मान लो मुझे परम्यूटेशन निकालनी है n थिंग्स की टेकन n एट ए टाइम, जिसमें p और q नाम की जो टर्म्स हैं, टाइप की जो टर्म्स हैं वो अलाइक है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब p टाइप के जो वर्ड्स हैं या q टाइप के जो वर्ड्स हैं वो दोनों सेम ही, मतलब कि सेम टाइप के अलाइक है वो, तो उनको उसको हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसी एक और टर्म आ जाती है, मान लो कि आर टर्म्स, ठीक है, आर टाइप की टर्म्स आ जाती हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q, सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन ये बना, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, तो हमारे पास परम्यूटेशन आएगी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 3 टर्म्स अलाइक होंगी तो ऐसे हो जाएगा, 4 होंगी तो 4 आ जाएंगी, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो हम करते हैं। बेस पर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, हमारे पास वर्ड इलाहाबाद है, इसके लेटर्स का परम्यूटेशन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इसमें देखो हमें वो चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है, 3, 6 और 9। अब हम देखते हैं अलाइक टर्म्स कौन कौन सी है। अलाइक टर्म्स कौन कौन सी है, ए बार बार रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एज। ए कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 एज है। उसके बाद नंबर ऑफ एल्स, नंबर ऑफ एल्स 2 है। नंबर ऑफ एच 1, नंबर ऑफ बी वो भी 1 है, और नंबर ऑफ डी ये भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसके अंदर। अब देखो जो अलाइक टर्म्स है वैसे तो हमें उन्हीं को लिखना होता है, जो सिंगल सिंगल है उसको ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9 है, टेकन 9 एट ए टाइम, तो यहाँ पर आएगा 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में किया था कि ए कितनी बार अलाइक टर्म्स 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल का आंसर तो 2 ही होता है, तो यहाँ पर 2 ही लिख दो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कट करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा 7560, तो ये इसका आंसर आएगा। तो इजी था क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। अब इसमें भी दिया हुआ हमें कि हमें असैसिनेशन एक वर्ड है, उसके लेटर्स को कितनी वेज में अरेंज करें सो दैट जितने भी एस हैं वो टुगेदर आए। तो हमारे पास असैसिनेशन वर्ड है, इसमें कंडीशन क्या दी है कि सारे जो जितने भी एस हैं इसके अंदर वो एक इकट्ठे आने चाहिए, उनका एक सेट आना चाहिए। ठीक है, इकट्ठे एस आ रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास 4 एस है, तो 4 के 4 एस जो है इकट्ठे ही आने चाहिए। तो उन सबको इकट्ठे लेकर कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स, कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3,
6, 9 और 4 13, तो 13 नंबर ऑफ लेटर्स है। अब नंबर ऑफ एस कितने हैं? नंबर ऑफ एस 4 है। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 1 2 3, नंबर ऑफ ए है 3। उसके बाद नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ आई हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ एन भी 2 है। उसके बाद आई थिंक सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक ओ बचा है, ओ सिंगल टर्म है, तो अभी हमारे पास इतना ही है। अब देखो, when all s's are together, then we will assume them as one term. इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हें s को टुगेदर प्रूव करना है कि मेरे पास जो s जितने भी है, जैसे 4s है, तो 4 के 4s इकट्ठे आएंगे, तो हम क्या मानेंगे कि ये सारे जो 4 के 4s हैं इसको हम एक सिंगल टर्म मान लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो प्लेसेस कितने हैं, हमारे पास प्लेसेस है 13, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 प्लेसेस है। इसमें असैसिनेशन वर्ड आया हुआ है और इन्हीं 13 लेटर्स को यूज करके हमें कुछ और वर्ड्स बनाने, वो बताने कितने वेज में हम इनको बना सकते हैं। तो इसमें देखो 4s तो फिक्स हो चुके हैं, मान लो कि वो 4s यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ एक टर्म मान के चलेंगे कि ये एक ही टर्म है। अब कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th टर्म ये वाली होगी, तो 10 टर्म्स होगी टोटल। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो चुकी है, तो हम इसकी परम्यूटेशन निकालेंगे ऑफ n टर्म्स व्हेन s अलाइक है, a अलाइक है, i और m ये सभी अलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सभी अलाइक टर्म्स थी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल हमारे पास जो प्लेसेस थे वो 10 थे, तो 10 फैक्टोरियल इसमें 10 आ गया साथ में। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें नोट करो, ये जो s है 4 एसिस एक ही तरह से आ रहे हैं, इसका जो परम्यूटेशन हम साथ अलग से निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास अभी है, मतलब कि मुझे मैंने जो निकाला बाकी 10 टर्म्स का निकाल दिया, जिसमें मेरे पास अनेक टर्म्स यहाँ पर आ गई हैं। अभी मेरे पास प्रॉपर आंसर नहीं आया है क्योंकि मुझे इन s के लिए भी कुछ सॉल्व करना होगा। तो इसमें देखो आगे, नाउ these 4 s's can be arranged in 4 different ways। अब ये जो मेरे पास 4s बचे इनको भी हम 4 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो मैंने पूरा एक टर्म माना है इसके अंदर 4 प्लेसेस थे, तो इसमें 4 तरह के s है। ठीक है, तो ये जो एसिस है इधर उधर अरेंज भी हो सकता है ये वाला एस यहाँ पर आ जाए, हो सकता है ये वाला एस यहाँ पर आ जाए। तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज है इन 4 एसिस को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास टोटल टर्म्स 4 है, इसके हिसाब से टोटल टर्म्स 4 है तो 4 फैक्टोरियल आएगा। अपॉन में सेम टर्म्स कितनी है, वही 4s जो है वो अलाइक टर्म्स है, तो अपॉन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब कि फॉर्मूला तो वही यूज किया हमने, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। ऊपर टोटल टर्म्स आती है और नीचे आती है अलाइक वाली टर्म्स। तो इसमें हमारे पास टोटल टर्म्स 4 है, ठीक है, और अलाइक भी 4 ही है, इसलिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा, ये वाली जो टर्म आई थी और ये वाला जो हमारे पास वेज आई है, ये वाली वेज आई है और ये वाली वेज आई है, इन दोनों वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसके आंसर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 151200। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस।
सर्कुलर परम्यूटेशंस। काफ़ी इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होती हैं? हमारे पास अगर मान लो n डिफरेंट पर्सन्स हैं, n डिफरेंट पर्सन्स हैं और इनको हमें अरेंज करवाना है एक राउंड टेबल पर। ठीक है, हमारे पास कोई राउंड टेबल है और इस पर हमें प्लेस करने हैं ये n पर्सन्स। हमें इनको बिठाना है n डिफरेंट पर्सन्स को राउंड टेबल पर। तो इसके कितने वेज होंगे? काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा कि इस राउंड टेबल में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं गिनना इनको। ठीक है, तो मान लो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन का प्लेस तो फिक्स हो चुका है, क्योंकि हमें जब स्टार्ट ही वहाँ से करना है तो वो पर्सन फिक्स होना चाहिए वहाँ पर। तो वो पर्सन फिक्स हो चुका है। उसके बाद जो बाकी के पर्सन बचेंगे, कितने बचेंगे? n-1 बचेंगे, क्योंकि एक पर्सन तो फिट हो गया। ठीक है, फिट नहीं, सॉरी, फिक्स हो गया एक जगह पर। तो कितने बचेंगे? n-1। तो उन n-1 को हम n- वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितने पर्सन उतने ही वेज में अरेंज हो सकते हैं वो। तो हमारे पास इजीली एक आंसर आ जाएगा n-1 वेज। तो इसका बस यही आंसर है। इसका मतलब जब भी आपको सर्कुलर परम्यूटेशन में ये बोला जाए कि राउंड टेबल पर हमें कुछ पर्सन्स को अरेंज करवाना है, तो आपने क्या करना, अगर मान लो वो 8 पर्सन्स है तो एक कम कर दो, यानी कि 7। तो 7 फैक्टोरियल आंसर निकाल दो, उसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप कुछ एग्जांपल्स करके देख सकते हो अपनी बुक से। नेक्स्ट, देन हम सर्कुलर परम्यूटेशंस के कुछ डिविजन होते हैं। 2 टाइप्स की सर्कुलर डिवीजन होती हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन होती है, सॉरी, सर्कुलर परम्यूटेशन 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों में फर्क ये है, देखो, वैसे तो इसका आंसर जो आएगा 1/2 फैक्टोरियल n-1 होगा। ये अब उस फैक्टोरियल का हाफ क्यों हो गया? वो इस कारण से हुआ कि जब हम यहाँ पर इसकी परम्यूटेशन निकालते हैं ना, तो इसमें अगर मान लो कि ये ए पर्सन मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अब जो बी पर्सन होगा वो यहाँ पर भी आ सकता है। उन सभी जो ही मैंने n- वेज बताए हैं, n-1 वेज बताए हैं, इसमें कुछ एक वेज ऐसी भी होंगी जिसमें बी यहाँ पर आ रहा होगा, और कुछ वेज ऐसी भी होंगी जिसमें बी यहाँ पर आ रहा होगा। मतलब कि अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो वो फिर भी ए के पास ही है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो भी ए बी के पास रहेगा। मतलब एक चीज़ 2 बार रिपीट करेगी। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ क्लॉकवाइज के लिए निकालना है तो भी हाफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए निकालना है तो भी हाफ होगा। ठीक है, तो इसलिए सिंपल एक आंसर आ जाएगा 1/2 n-1। नाउ कॉम्बिनेशंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? तो परम्यूटेशन में तो एक अरेंजमेंट होता है कि हमने n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को बाहर निकालना है, और इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं चीज़ों का। ठीक है, कि कोई चीज़ फर्स्ट पे फिक्स है या फिर सेकंड पर फिक्स है, इसमें प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता था परम्यूटेशन में। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ हमें क्या करना है कि n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को निकालना है, बस, और कुछ नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर हम सिंपली ये लिखेंगे, टेकिंग r थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। तो इसका सिंपल एक ही फॉर्मूला, एक ही डेफिनेशन है। अब एनसीआर को डिनोट कैसे करते हैं, सॉरी, कॉम्बिनेशन को डिनोट कैसे करते हैं? एनसीआर से। सिंपली कॉम्बिनेशन को हम डिनोट करेंगे एनसीआर से। और इसमें अगर हम देखें, ठीक है, अब इसको इस वे में भी शो कर सकते हैं, C(n)(r). तो ये कॉम्बिनेशन को शो करने का तरीका है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। सिर्फ p फैक्टोरियल में हमारे पास जो परम्यूटेशन कर रहे थे, परम्यूटेशन में क्या था, NPR आता था, और ये r फैक्टोरियल नहीं आता था उसमें, बाकी चीज़ सेम थी। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, सिर्फ एक r फैक्टोरियल नीचे आ चुका है। तो ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। काफ़ी इजी टॉपिक है ये भी। इसमें आपको अरेंजमेंट तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें n थिंग में से r थिंग्स बाहर निकालनी है, बस। ये कॉम्बिनेशन हो गया कि हमें इतना ही कॉम्बिनेशन बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस के बेस पे अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है C8,4 प्लस C8,3 इज इक्वल टू C9,4। इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि 8C4 प्लस 8C3 इज इक्वल टू 9C4। हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसमें वो चीज़ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n का काम कर रहा है 8 और r का काम कर रहा है 4। तो ऐसे आएगा 4 फैक्टोरियल, 8 - 4 क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल।
तो ये है। उसके बाद 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 9 माइनस 4 5 होता है, तो 5 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 किया, फिर आगे देखो 4 फैक्टोरियल आएगा मेरे पास, तो नीचे भी 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल है। तो मैं इस फैक्टोरियल को तो ऐसे ही रखूंगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं 2 इंटू 1। उसके बाद प्लस का साइन, इसको रखते हैं ब्रैकेट में। फिर 8 फैक्टोरियल है, 8 इंटू, अभी यहाँ पर 5 फैक्टोरियल भी है, 3 फैक्टोरियल भी है। सॉल्व करना कौन सा आसान रहेगा? 5 फैक्टोरियल हम कैंसिल करना आसान रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 को हम कर देते हैं ओपन, प्लस में आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू, फिर 9 फैक्टोरियल है, फिर से 5 फैक्टोरियल कैंसिल करना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, कैलकुलेशन हमारे पास कम होगी। इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखो, अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखना हम इसमें कैलकुलेशंस कैसे इजी करेंगे। हमारे पास बचा हुआ है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 8 7 6 3 2 1 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ से भी हम 8 7 6 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 8 7 6 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर 8 7 6 है, तो वो जब कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 3 2 1 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे से लिया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 1, तो 1 ही बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कैंसिल हुआ इसके साथ और ये कैंसिल हुआ इसके साथ, हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। उसके बाद आगे देखो 5/4 प्लस 1, तो 4 एलसीएम आएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/4। तो 9/4 के बराबर आ गया, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों बराबर है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।